एक लड़की एक रेस्टोरेंट में अपनी शादी के लिए लड़का देखने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वह लड़का बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था और वह काफ़ी ज़्यादा घमंड में भी बैठा हुआ था। तो इसी वजह से इस लड़की को ये लड़का पसंद नहीं आता है और यह जैसे भी करके उसे यहाँ से टवारना चाहती है। उतनी देर में उसकी नज़र उस होटल के मालिक पर पड़ती है और जैसे उस मालिक को देखती है तो उसके बाद एकदम से उसके पास पहुंच जाती है और जाकर उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब यहाँ पर होटल का मालिक उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद थोड़ी देर तक वो सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो बेशक से मुझसे शादी कर लो। कौन थी वह लड़की और किस वजह से जिस लड़के को वो देखने के लिए आई थी उसे छोड़कर इस होटल के मालिक से शादी कर रही है, और वह होटल का मालिक एक बार में ही उससे हामी क्यों भर लेता है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका इकलौता लड़का है जिसका नाम होता है ललित। ललित जो कि बचपन से ही लाड चाव से पाल पोस कर बड़ा किया गया था, क्योंकि माता पिता की इकलौती संतान थी। और जब उसकी पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो यहाँ पर माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और सोचते हैं कि अब बेटे की शादी कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ललित के लिए इधर उधर लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से उन्हें पासी के गांव से एक साक्षी नाम की लड़की भी मिल जाती है। साक्षी जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और ऊपर से वह पढ़ी लिखी भी थी, यानी कि ललित से कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी। और इसके बाद जो साक्षी होती है वह ललित के लिए पसंद कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पर साक्षी जैसे ही पति के बारे में सुनती है कि वो कम पढ़ा लिखा हुआ है तो उसके बाद उसे लगने लगता है कि ये तो मेरी तौहीन है। और जब वह इस बारे में अपने पिता से कहती है तो पिता साफ साफ बोल देता है कि देखो, लड़का अच्छा है, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी शादी उसी घर में कराऊंगा और इसके बारे में मुझे इससे आगे कोई भी बात नहीं करनी। ऐसा कहकर पिता साक्षी को चुप करा देता है और साक्षी भी चुपचाप उस शादी को करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह था कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं और मेरा पति कम पढ़ा लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर दोनों परिवारों की सहमति से दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो साक्षी होती है वह ललित के घर में दुल्हन बनकर चली जाती है। यहाँ पर जो ललित होता है वह बचपन से ही कुछ ज्यादा ही बोला करता था और लोगों को बातों से अपना बनाने की कोशिश किया करता था। अब जैसे उसकी शादी होती है और उसके बाद उसकी पत्नी घर के अंदर आती है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और खुशी के साथ साथ वह काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है कि भाई उसकी शादी हो गई है और अब उसका परिवार आगे बढ़ेगा। इसी बात को सोचकर यहाँ पर जो ललित होता है वह बड़ा ही खुश है। और जब उसकी पहली रात होती है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी साक्षी के पास जाता है और वहां पर उससे बातचीत करने लगता है। अक्सर वह ज्यादा ही बात किया करता था, लेकिन एक्साइटमेंट में ये और भी ज्यादा हो जाता है। और इसके बाद वो पूरी रात भर बैठकर अपनी पत्नी से ढेर सारी बातें करता है और ऐसी ऐसी बातों को छेड़ देता है जिनका यहां पर करने का कोई मतलब भी नहीं होता। अब इन बातों को स्टार्टिंग में जब साक्षी सुनती है तो वह सोचने लगती है कि ये तो ओपन माइंड है और बहुत ही अच्छा रहेगा हम दोनों की जोड़ी। लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसको टॉर्चर लगने लगती हैं। जैसे उसकी शादी को लगभग 6 से 7 महीने बीतते हैं तो वैसे तो ससुराल में सब कुछ ठीक था, लेकिन यहां पर उसका पति उससे प्यार करने लगा था और ये प्यार उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि पति जितना ज्यादा उससे प्यार किया करता उतनी ही लंबी लंबी बातें उससे किया करता। और इन बातों से साक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि मेरा पति तो बड़बोला है और इसके साथ जीवन व्यतीत कैसे होगा। यह बात सोचकर वह काफी ज्यादा हैरान और परेशान होती है। और उसके बाद वह कई बार अपने पति को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन पति बिल्कुल भी नहीं मानता है। और जब पति नहीं मानता है तो उसके बाद साक्षी एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी का सबसे बेकार फैसला साबित होने वाला था। यहां पर शादी के 7 महीने बाद जो साक्षी होती है जब अपने पति को समझा समझाकर थक जाती है तो उसके बाद एक दिन मायके जाती है। और मायके जाने के बाद जब यहां पर दोबारा से ललित उसे लेने के लिए आता है तो वह साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि पिताजी, उस घर में मुझे दोबारा से नहीं जाना। अब यहां पर जो साक्षी का पिता होता है उसे भी पता है कि ललित के घर में कैसी भी कोई परेशानी नहीं है और वो लोग सभी लोग प्यार से रहा करते हैं और उनके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, तो बेटी को वैसी भी परेशानी नहीं होगी। तो वह अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी क्या हुआ और तुम किस वजह से वहां पर जाने से मना कर रही हो। तो यहां पर जो साक्षी होती है वह अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि बस मुझे वहां पर जाना ही नहीं है, और अगर आपने मुझे भेजने की जबरदस्ती की जिस तरह से आपने मेरे पहले शादी कर दी थी तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी और फिर देख लेना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बात को सुनकर पिता उसे धमकाने से भी डर जाता है और चुपचाप अपने दामाद को वापस भेज देता है। कहता है कि दामाद जी आप जाओ, कुछ दिनों में हम लोग बातचीत करके अपनी बेटी को समझा देंगे और
और उसे वापस से भेज देंगे। यहाँ पर जो ललित होता है उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है। वह मुस्कुराता हुआ अपने ससुर जी की आज्ञा मानता वहां से वापस लौट जाता है। लेकिन घर वाले खूब जोर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं साक्षी को, लेकिन साक्षी उनकी एक नहीं सुनती है और मनाही करती रहती है। कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और मुझे उस घर में अब कदम नहीं रखना है। यहाँ पर ललित के घर वाले जब ये देखते हैं कि साक्षी नहीं आई है तो उसके बाद वह भी साक्षी के माता पिता से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साक्षी के माता पिता होते हैं वो उन्हें बता देते हैं कि बेटी तो ऐसा ऐसा कह रही है और जाने से बिल्कुल मना कर रही है। तो यहाँ पर वह पूछते हैं कि क्या हुआ, किस वजह से बेटी आने से मना कर रही है। तो यहाँ पर जो साक्षी के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस बारे में तो नहीं बता रही, हमने कई बार इससे पूछ लिया कि बेटी क्या बात है, हमें बात तो बताओ, क्योंकि हर समस्या का समाधान हुआ करता है। लेकिन साक्षी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर यहाँ पर जो ललित के घर वाले होते हैं वह कहने लगते हैं कि ठीक है, हम अपने बेटे से पूछते हैं क्या कोई उनके बीच में ऐसी कोई बात हुई है जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर जो साक्षी के पिता होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर, दामाद जी से पूछो और उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर ललित से पूछा जाता है उसके माता पिता के द्वारा। तो ललित कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो खुशी खुशी यहाँ से गई थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर जो ललित होता है वह खुद भी अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भी कुछ नहीं बताती और कहती है कि हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर ललित चुपचाप रह जाता है, लेकिन इस बात का ज्यादा शोक नहीं जताता है क्योंकि उसकी आदत थी कि चाहे कितनी कठिनाई आए उन सभी को हंसते हंसते सहन करना है। इसी वजह से ललित मुस्कुराता हुआ अपने घर वालों से बोल देता है कि वो आने के लिए मना कर रही है और कोई बात नहीं, अगर वो इसी में खुश है तो उसे खुश रहने दो, क्योंकि मैं उससे प्यार किया करता हूं। इसके बाद जो ललित के माता पिता होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं। इधर जो साक्षी के माता पिता हैं वह भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इन बातों को धीरे धीरे 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक साक्षी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था कि वह इसके साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, क्योंकि माता पिता से वो मना कर रही थी और माता पिता इस लड़के से मना नहीं कर पाते हैं। जब काफी दिन हो जाते हैं तो ललित के माता पिता इस बात की चिंता करते हैं और जैसे ही वो साक्षी के घर वालों के पास फोन करते हैं तो वह लोग उन्हें बताने लगते हैं कि बेटी बिल्कुल आने से मना कर रही है और अब आगे क्या होगा। तो यहाँ पर जो ललित के माता पिता होते हैं वो थोड़ी देर तक इस बारे में सोचते हैं और सोचने के बाद कहने लगते हैं कि देखिए जी, अगर ऐसी बात है तो ऐसे समय व्यतीत नहीं होगा, बेटी से पूछ लो आखिरी बार कि अगर वो आना चाहती है तो आ जाए, वरना फिर हमारे बेटे से अलग हो जाए, कम से कम हम इसकी दूसरी शादी तो करा लेंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो साक्षी का पिता होता है वह भी इस बात के लिए तैयार होता है और जैसे ही वो अपनी बेटी से पूछता है तो वह कह देती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना और अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। उसके बाद जो साक्षी के पिता होते हैं वो कह देते हैं कि ठीक है, फिर तुझे उससे अलग कर देंगे। तो यहाँ पर जो साक्षी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे उसके साथ नहीं रहना। इसके बाद यहाँ पर दोनों के घर वाले इकट्ठा होते हैं, छोटी सी पंचायत का आयोजन किया जाता है और उस पंचायत में उन दोनों का फैसला किया जाता है। लेकिन ये पंचायत और सभी पंचायतों से हटके थी, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया गया था और ना ही किसी ने कुछ कहा था। ललित भी उससे कुछ नहीं कहता है और साक्षी भी उससे कुछ नहीं कहती है। जब लोग पूछते हैं कि क्या बात है तो यहाँ पर जो साक्षी के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि पता नहीं जन क्या बात है और बिल्कुल भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, बस ये यहाँ पर नहीं आना चाहती। हम लोगों ने इसे सब कुछ पूछ लिया कि क्या परेशानी है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। पंचायत में भी जो लोग बैठे हुए थे ललित के गांव के, वो भी इस बात को देखकर हैरान थे, क्योंकि लड़का भी काफी ज्यादा सीधा साधा था और यहाँ पर उसके परिवार वाले भी काफी ज्यादा सीधे साधे थे और घर में किसी भी चीज की दिक्कत नहीं थी और फिर भी यहाँ पर वो उसके साथ रहने से मना कर रही थी। इसके बाद यहाँ पर पंचायत के द्वारा उन दोनों का फैसला कर दिया जाता है, जो कुछ उनका निपटोरा था वो हो गया। उसके बाद ललित अपने घर रहने लगता है और यहाँ पर जो साक्षी होती है वह अपने घर रहने लगती है। लेकिन इसके बाद ललित के गांव में कुछ अजीब तरह की बातें चलने लगती हैं, क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा कि जनता का काम है किसी भी चीज के अंदर कोई कमी निकालना, और यहाँ पर जनता इसके अंदर कमी निकालने लगती है। तरह तरह की बातें उसके बारे में चलने लगती हैं और उसके बाद ललित के अंदर इतने सारे दोष दिखा दिए जाते हैं कि आगे से कोई भी रिश्ता ललित के लिए आता है तो गांव में उसके पता करने के बाद ही यहां से वापस लौट जाता है और बिल्कुल भी ललित से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ लोग तो यहां तक भी कह देते हैं कि ललित मर्द ही नहीं है और इसी वजह से इसकी पत्नी से छोड़कर गई है और इसी वजह से उसने पंचायत में कुछ भी बताने से मना कर दिया था। अब यहां पर ये सारी बातें ललित तक भी पहुंचती है और ललित के माता पिता तक भी पहुंचती हैं, लेकिन ललित को इन बातों से खास कोई फर्क नहीं पड़ता और वह तो अपनी जिंदगी को अच्छे आचरणों के साथ जीता रहता है। इधर यहाँ पर जो ललित के माता पिता होते हैं उनके ऊपर इस बात का बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है और वह बहुत कुछ इस बारे में सोचते हैं। एक दिन ललित जब दिन के समय में गांव में से घूमकर वापस लौट रहा था तो उसके बाद यहाँ पर ललित के माता पिता आपस में बातें कर रहे थे और बातें करते करते फूट फूट कर रो रहे थे। अब जैसे ललित आकर अपने माता पिता को रोता हुआ देखता है तो उसे रोता हुआ आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो कैसे भी करके उसे हंसाना चाहता है। तो इसी वजह से वह अपने माता पिता को हंसाने के लिए अजीब अजीब तरह की हरकतें करता है और यहाँ
यहाँ पर माता पिता उसके व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थे और इसी वजह से वह लोग हंसने लगते हैं। जब माता पिता हंसने लगते हैं तो ललित पूछता है कि माँ बाबूजी क्या हुआ और किस वजह से आप लोग ऐसा कर रहे थे। तो यहाँ पर माता पिता कहते हैं बेटा तुम्हारे बारे में गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं और इसी वजह से हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब तो हमारे बेटे की शादी होगी नहीं और इसके बाद अब हमारा क्या होगा, हमारा तो वंश भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पर जो ललित होता है वो हंसते हुए इन सारी बातों को ऐसे टाल देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहने लगता है कि कोई बात नहीं माँ, शादी नहीं होगी तो तुम्हारी सेवा के लिए मैं हूं ना और मैं अपने आप अपनी जिंदगी को बिता लूंगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। ऐसा कहकर वह मुस्कुराने लगता है। लेकिन यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, हमें तुम्हारी शादी करनी है क्योंकि बुढ़ापे में तेरी देखरेख कौन करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो ललित होता है वो कहने लगता है कि शादी तो आप कर लो, मैं कहां आपसे मना कर रहा हूं, लेकिन कोई लड़की वाले आए भी तो सही देखने के लिए और कोई भी घर तक तो पहुंचता ही नहीं है। इसके बाद माता पिता भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और फिलहाल ये बात इधर उधर की हो जाती है। लेकिन माता पिता जब इस बात के बारे में गहराई से सोचते हैं तो सोचने लगते हैं कि गांव वालों की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर चले जाएं। यहां पर माता पिता दोनों फैसला करते हैं और फैसला करने के बाद ललित को लेकर पासी के शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद वो सोचने लगते हैं कि अब लड़के को कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि पुश्तैनी जमीन काफी नहीं है। अगर हम शहर में रहा करते हैं और लड़का अच्छा खासा कमाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी वजह से वो अपने बेटे से कुछ काम करने के लिए कहते हैं। तो यहां पर जो ललित होता है वह कहने लगता है कि हाँ काम तो मैं कर लूंगा और मुझे एक काम पसंद भी है, अगर आप लोग करवा तो माता पिता पूछते हैं कि बताओ बेटा क्या काम करना है। तो वो कहता है कि माँ बाबूजी मुझे एक होटल खोलना है और अच्छा सा रेस्टोरेंट में खोलना चाहता हूं। अब माता पिता इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद पुश्तैनी जमीन में से छोटा सा हिस्सा बेचकर शहर में उसके लिए एक जगह लेते हैं और उस जगह पर उसके लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनवा देते हैं जिसको ललित वहीं पर रहकर चलाने लगता है। लेकिन यहां पर जैसे ही ललित इस रेस्टोरेंट पर बैठता है तो उसके बाद उसका ज्यादा बोलने का जो तरीका था, लोगों से बात करने का तरीका था, वो यहां पर उसके बहुत ज्यादा काम आ जाता है और ललित इस रेस्टोरेंट के काम से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ इन बातों को 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन 5 साल तक भी ललित से शादी करने के लिए कोई भी लड़की नहीं आई थी। हालांकि अब उसके पास पहले से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन जो भी रिश्ता ललित के लिए आया करता वो लोग पहले गांव में जाकर इंक्वायरी किया करते और इंक्वायरी के दौरान यहां पर ललित के बारे में ढेर सारी बातें सुना करते और सुनने के बाद कह दिया करते कि इससे अच्छा अपनी बेटी को घर पर ही रख लेंगे, लेकिन ऐसे लड़के से शादी नहीं कराएंगे। इधर यहां पर जो साक्षी होती है उसको भी 5 साल से लगातार लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब उसने शादी करके बाद में लड़के को छोड़ दिया था तो उसके बाद उसके लिए ऐसे रिश्ते आते हैं जिनकी पहले शादी होने के बाद वो लोग छूट चुके हों, जिनकी एज काफी ज्यादा होती थी, लड़के सुंदर भी नहीं होते थे और उनके लिए साक्षी बार बार मना कर देती है और अपने पिता को हर बार इसी धमकी को दे दिया करती कि अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। धीरे धीरे 5 साल उसे भी हो जाते हैं और 5 साल बाद एक दिन अचानक से साक्षी को देखने के लिए एक लड़का आता है और अब तक जो पिता होते हैं वह लड़कों से बाहर ही साक्षी को मिला दिया करते, क्योंकि गांव में इतने लड़के आ चुके थे कि सभी लोग बातें बनाने लगे थे। इसी वजह से पिता बाहर से बाहर लड़कों को दिखाने लगते हैं और यहां पर साक्षी को देखने के लिए एक अनुराग नाम का लड़का आने वाला था। अब इसके बाद साक्षी को एक रेस्टोरेंट में बुलाया जाता है और वहां पर जाकर साक्षी बैठ जाती है। जैसे वो बैठती है तो थोड़ी देर बाद वहां पर अनुराग आ जाता है, लेकिन साक्षी जैसे अनुराग को देखती है तो देखते ही एकदम से उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहां पर जो अनुराग होता है उसके आधे सर पर तो बाल नहीं थे और उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। अनुराग का पेट बड़ा हुआ था और रंग भी काला था, लेकिन जो फोटो दिखाया गया था उसमें वो इतना काला नहीं दिख रहा था और उसके सर पर टोपी लगी हुई थी। अब जैसे ही यहां पर साक्षी अनुराग को देखती है तो देखने के बाद एकदम से डर जाती है और कहने लगती है क्या तुम ही हो जो मुझे देखने के लिए आने वाले थे। तो यहां पर जो अनुराग होता है वो जैसे ही पहला वर्ड बोलता है तो उसके वर्डों में घमंड साफ साफ झलक रहा था। साक्षी जैसे इन सब चीजों को देखती है तो वह एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि उसे इससे भी शादी नहीं करनी। वह कहती है कि देखिए अपना घमंड अपने पास रखो और मुझे आपसे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर जो साक्षी होती है उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जैसे वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी तो तभी वहां पर जो ललित होता है वह उस रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा था और जैसे ही साक्षी ललित को यहां पर देखती है तो देखने के बाद एकदम से उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वह सोचने लगती हैं कि ये यहां पर क्या कर रहा है। इसके बाद ललित जो होता है वह साक्षी की तरफ देखता हुआ चुपचाप वहां से अंदर की तरफ चला जाता है और बिल्कुल भी उससे ना तो नाराजगी जताता है और ना ही उससे कोई गुस्सा होता है। इसके बाद जो साक्षी होती है थोड़ी देर खड़ी खड़ी कुछ सोचती है और सोचने के बाद अपने दिमाग में तय कर लेती है कि कोई बात नहीं, मैं इसी से दोबारा शादी कर लेती हूं, क्योंकि वैसे भी मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद है। क्योंकि अब तक कई बार साक्षी के दिमाग में यह बात आ गया था कि तुमने ललित के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन यहां पर साक्षी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। कई बार तो उसके गांव तक भी आ गई थी, लेकिन उस घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि जिस सास ने उसे लाड़चाप से रखा था उस सास का उसने भरोसा तोड़ा था। लेकिन यहां पर जब ललित को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और
उसके बाद जो साक्षी होती है वो सीधा ललित के पास अंदर चली जाती है, जहां पर ललित अपने कैबिन में बैठा हुआ था, और वहां जाकर एकदम से उससे कहने लगती है कि ललित, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो ललित होता है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है, और सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो बेशक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी होगी। इसके बाद यहां पर जो साक्षी होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करने के लिए अपने पिताजी को भेज दूंगी, और उसके बाद हम दोनों दोबारा से शादी करेंगे। ललित को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है कि लड़की ने उसके साथ पहले ऐसा किया था और उसकी वजह से वह बदनाम भी हो गया था। इसके बाद साक्षी अपने घर जाती है और जैसे ही अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, तो इसके बाद पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या कहा बेटी, अब तुझे उस लड़के से शादी करनी है, ऐसा क्या दिख गया उस लड़के में, और पहले ऐसी क्या गड़बड़ थी। तो उसके बाद यहां पर साक्षी कहती है नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप मुझे उससे शादी करा दो और उसी से मैं शादी करना चाहती हूं, और मुझे पता है कि उसने अब तक शादी नहीं की है। अब इस बात को सुनकर पिता का थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये कौन सा ड्रामा लगा रखा है, पहले तो तुम्हें उसको छोड़ना था और अब दोबारा से 5 साल बाद उसी से शादी करनी है। आखिर ऐसा क्या मिल गया उस लड़के में, अब मुझे जानना है, और उस समय में क्या खराबी थी ये भी जानना है। अगर तुम इन सभी चीजों को बताती हो तो उसके बाद ही मैं शादी की बात करने के लिए जा सकता हूं। तो इसके बाद यहां पर जो साक्षी होती है वह उन्हें पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि पिताजी वैसी कोई बात नहीं है, दरअसल जब शादी हुई थी तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं इससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, और उसी घमंड के कारण मैं उसे कभी अपने सामने कुछ समझा ही नहीं करती थी। लेकिन जब उससे मेरी शादी हो गई और उसके बाद जब वह मुझसे बातचीत करता है तो स्टार्टिंग में तो उसकी बातचीत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातचीत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, और जब वह ज्यादा देर देर तक मुझसे बात करता है और वैसी बातें किया करता है जिन बातों को कोई मतलब नहीं होता, तो उसके बाद मुझे लगने लगता है कि इसके दिमाग में कोई चक्कर है, और इसी वजह से मैं उसे छोड़ने का फैसला कर लेती हूं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि इस बात को सुनने के बाद आप मुझे गलत ठहरा देते, लेकिन उस टाइम पर मुझे यही लगा था। लेकिन आज मैं उससे मिली हूं, जब इस लड़के को देखने के लिए गई थी अनुराग को, तो उसी समय मैंने देखा था कि वो तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चलाया करता है और अच्छी तरह से अपने जीवन को जिया करता है। वो रेस्टोरेंट को चला सकता है तो वो बिल्कुल भी पागल नहीं है, वो तो थोड़ा सा बड़बोला है। इसी वजह से अब मैं दोबारा से आपसे शादी से बात करने के लिए कह रही हूं, क्योंकि मैंने उससे बात कर ली है और उसने कहा है कि जब माता पिता से बात हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं शादी कर सकता हूं। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो साक्षी के पिता होते हैं वह उसके घर शादी की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं, और यहां पर जब ललित के माता पिता देखते हैं कि साक्षी के पिता दोबारा से शादी की बात करने के लिए आए हैं, तो उसके बाद वो बड़े हैरान होते हैं। लेकिन फिर यहां पर जो साक्षी के पिता होते हैं वो उन्हें पूरी कहानी बताते हैं कि इस तरह से बेटी को लगा था, और 5 साल बाद हमें ये बात बता रही है। यहां पर पुरानी रिश्तेदारी थी और दोनों को एक दूसरे की हालत के बारे में पता था, और दोनों के पूरे अरमान ढल चुके थे, क्योंकि लड़के वालों ने भी ढेर सारे रिश्ते लाकर देख लिए थे और लड़के वालों ने भी ढेर सारे रिश्ते लाकर देख लिए थे। तो इसके बाद वो बिना किसी शर्त और बिना किसी हेजिटेशन के उस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन तभी यहां पर साक्षी का पिता कहता है कि शादी दोबारा से करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनका पंचायती रूप से तो फैसला हुआ था, वैसे तो आज तक भी पति पत्नी है। तो इसके बाद यहां पर जो ललित के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, एक छोटा सा फंक्शन तो हमें करना ही होगा, ताकि गांव वाले भी देख सकें कि हमारे बेटे के अंदर ऐसा वैसा कुछ नहीं था। क्योंकि यहां पर वह ललित के बारे में जितनी भी बातें गांव में फैल रही थी वो सारी के सारी साक्षी के पिता को बता देते हैं, और उसके बाद यहां पर जो साक्षी का पिता होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद गांव में ले जाकर ये इन दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी कर दी जाती है, और शादी होने के बाद ललित और साक्षी आज तक भी उसी घर के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और जिन गांव वालों ने ललित के खिलाफ तरह तरह की बातें बनाई थी उन सभी के मुंह पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।